वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, हाल ही में मणिपुर के अंदर ड्रोन से अटैक हुआ। ड्रोन से अटैक मतलब इंसर्जेंसी के अंदर ड्रोन से अटैक होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसका आगे क्या स्वरूप होगा, यही ड्रोन अटैक अगर जे.एंड.के आतंकवादी या भारत के अंदर और जिहादी ग्रुप करने लग गए तब क्या होगा। तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने रक्षा विश्लेषक कर्नल आर.एस. सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ड्रोन अटैक ये सुनने में भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इस पे आपका क्या टेक है सर? देखिए, ये पहली बात कि ये मणिपुर में हुआ है। आपको मालूम है कि वहाँ पे कुकी और महताई। माइतेइस के बीच में पिछले एक वर्ष से ज़्यादा की अवधि में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये भी बता दूं कि कुकीज जो हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनका जो सोशोलॉजिकल लिंकेजेस हैं वो उस तरफ बॉर्डर के साथ भी है। तो उनके द्वारा माइतेइस पे हमला किया गया। आपको मालूम है कि मैतेई, ये कुकी जो है वो पहाड़ों पहाड़ों के पर ऊपर रहते हैं। है और मैतेई जो है वो घाटी में है। तो ये हमला वेस्ट इम्फाल में हुआ। और आपने सही कहा कि इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, वो भी वेपनाइज्ड ड्रोन्स। हम्म। ड्रोन्स ड्रोन्स के द्वारा एक्सप्लोसिव्स गिराए गए, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ, सोफिस्टिकेटेड स्नाइपर्स का इस्तेमाल हुआ, ऑटोमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ। 5 घंटे तक लगातार फायरिंग हुई। ड्रोन से जो एक्सप्लोसिव्स गिराए गए उससे लोगों के छतों पर उसने एक बड़ा होल कई छतों पर बना दिया। एक महिला जो थी वो मारी गई, सुरबाला नाम था। उसकी 7 साल की बेटी घायल हो गई है। और हमला वहीं तक नहीं रुका, वो दूसरे दिन भी हुआ जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि आखिर ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, दो समुदाय, एथनिसिटीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर ये कैसा रूप ले लिया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट को लेके, इंसर्जेंसी को लेके। और ये कितना व्यापक रूप लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि ये जो ड्रोन हमले जो हुए, इसको हिंटरलैंड तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगे। ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि हमारा अनुभव है और हमारा अध्ययन है कि हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं ये हमलों के, तो उसको बाकी जो दहशतगर्दी ग्रुप हैं जैसे माओवादी हुए जिहादी हुए। जिहादी हुए, उनको ये अपनाने में देर नहीं लगाते। ये समय नहीं हाँ। समय नहीं लगता है। तो पहला दिन जो अटैक हुआ 31 तारीख को, उसमें वो ये मैतेईस के 2 गांव थे और जिनका ये कौतरुक और कदागंग बंद, कौतरुक, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, लेकिन ऐसे कौतरुक और कदागैंग बंद, ये 2 इलाके थे, गांव थे जिसमें ये हमला हुआ। ये जो गांव है, जो कदम बंद है, करीब 600 की वहां पर संख्या है, जनसंख्या है लोगों की। तो आपने बिल्कुल कहा कि ये तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो आपने कहा कि ये आश्चर्यजनक बात ये है कि ये देखिए ये कैसा रूप ले लिया, ये जो दुश्मनी है कि अब सिविलियंस को टारगेट किया जाने लगा। तो इसे आप दहशतगर्दी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि तमाम जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि क्योंकि इसमें अब मैं आगे बताऊंगा कि इसमें चर्च का क्या हाथ है और अमेरिकन का क्या हाथ है इसमें। तो मुझे मालूम है इस पर कोई ये नहीं, इसकी तो खैर चर्चा नहीं होगी। अ, तो दूसरे दिन वो संजम चिरांग पर हमला हुआ इसी इसी तरीके से गए। और दूसरे दिन इंडिया रिजर्व बटालियंस के बंकर्स पे हमला। तो आप सोचो, मतलब ये तो एक तरह से दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द नेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। उन्हें युद्ध का एक तरह से ऐलान कर दिया। और जब ये दूसरा अटैक हुआ तो ये एक आर के इमो सिंह है, एमएलए है, वो जो अभी चीफ मिनिस्टर है, एन बीरेन सिंह उनके दामाद भी हैं। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने अमित शाह को एक कम्युनिकेशन भेजा है और उसमें उन्होंने अपने संचार में उन्होंने कहा है कि ये जो आपने 80,000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, उनका क्या फायदा। उनका कहना है कि पूरे इस हमले के दौरान वो मूक दर्शक बने रहे। तो उनका कहना है कि भाई, अगर मणिपुरीज के दिल में तो बहुत आग है और बहुत से सवाल हैं, और अगर सीएपीएफ से, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, ये इंडिया रिजर्व बटालियन है, इनसे अगर ये आग नहीं बुझ रही है तो कम से कम ऐसा कीजिए कि स्टेट फोर्सेस को ही आप चार्ज दे दीजिए। और जो यूनिफाइड कमांड है उसका भी नियंत्रण आप दे दीजिए स्टेट के हाथ में। हम खुद ही हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन शायद हम ये हमारे यहाँ इससे लोग इस सुझाव से लोग एग्रीमेंट में नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि जो वहाँ की जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो शायद मईतेईस के उसमें है ये। और ऐसा नहीं है कि असम राइफल्स के भी कुछ बटालियंस जो थी उनके खिलाफ भी बड़ी शिकायत थी कि वो प्रो कुकीज। और मैं कुछ हद तक जानता हूँ असम राइफल्स को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ही लोग वहाँ डिपुटेशन पे जाते हैं असम राइफल्स में। तो कुछ बटालियंस को हटाया भी गया था। तो उनका कहना है कि आप हमको चार्ज दे दीजिए, कम से कम हम अपनी हिफाजत तो कर सकेंगे, और यूनिफाइड कमांड हमारे हाथ में दे दीजिए। तो शायद हमारा केंद्र ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि मतलब जो एक न्यूट्रलिटी फैक्टर है वो खत्म हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सीएपीएफ लगा रखा है। लेकिन बात सही है कि अगर सीएपीएफ को होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई इसमें, और वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे, तो अब सवाल उठता है कि हम तो वही गलती दोहरा रहे हैं जो कि 90 की में उधर कश्मीर में हुआ था। बिल्कुल। इतनी भारी सेना, इतनी भारी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए जो हमारे हिंदू भाइयों का पलायन हुआ है। तो कुछ ऐसा ही उसी से मिलता जुलता ये इन पर चार्ज लगाया है वो आर के इमो सिंह ने। और उन्होंने कही ये कहा है कि देखिए ये बड़े गंभीर संकेत है, जैसा कि हमने बात की। बिल्कुल। ये बहुत गंभीर संकेत हैं, और कई तरह के जो सवाल हम पूछ रहे हैं, कहाँ जाएगा, कितना व्यापक होगा, आगे इसकी क्या ये है, इसका स्वरूप होगा। तो ये गंभीर सवाल हम सबके मन में है, और जो मणिपुर के लोग हैं उनमें खास करके, कि आखिर ये आग आग कब बुझेगी और उस हिंसा के चक्र से उन्हें कौन निजात दिलाएगा। तो ये देखिए, अगर केंद्र से कोई चूक हो जाती है इस मामले में, जो ये हमारे मणिपुर के भाइयों के मन में जो सवाल आ रहे हैं, जो चिंता है,
अगर उसको उस पर गौर नहीं किया गया और कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी जो केंद्र पर आस्था है वो कम हो जाएगी बिल्कुल। और फिर वही फिर अलगाववाद का की लहर चलेगी। हम्म। इतनी मशक्कत और इतने परिश्रम के साथ मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल एक शांति और तरक्की के रास्ते पे वो ले आए थे, लेकिन कई लोगों के जो षड्यंत्र का वो शिकार बन गया। वो जो पार्लियामेंट में जो सबका मणिपुर मणिपुर हाँ। मणिपुर वो सब षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्होंने मिलकर वो आग लगाई। वो राहुल गांधी कह रहे थे ना पार्लियामेंट में मणिपुर मणिपुर। अब है क्या कि जैसा मैंने कहा सिविलियंस टारगेट किए गए, ये बिल्कुल एक दहशतगर्द का मामला है। दूसरा ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है वहाँ पिछले कुछ महीनों से, लेकिन ये एक नया रूप। और जो आप कह रहे थे कि जो ड्रोन अटैक्स है इस पर आप कहीं पश्चिम एशिया यानी कि इजराइल हमास वाला जो वाला जो इलाका है उसका और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का आप छाप देखने को मिला। आप समझ रहे हैं किस तरीके से? बिल्कुल सर, वहीं देखने को मिलती थी। हाँ यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, हमास ने इजराइल के ऊपर। युद्ध पद्धति हाँ। किस तरह से सफर करता है, हाउ इट ट्रेवल्स। तो ये भी बात है कि इससे एक और बात बहुत खुल के आती है, जाहिर होती है कि इस पूरे हमले में हाई टेक स्ट्रैटेजीज का, हाई टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल देखा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा निर्णायक मोड़ है, ये बड़ा नाजुक मोड़ है, इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और यह बिना विदेशी हाथ के तो संभव है नहीं। बिल्कुल सर। बिना तकनीकी परिशिक्षण हथियार का परिशिक्षण के संभव नहीं। ये ये वही ताकत जो कि ये पूरा जो ये एस्केलेटरी लेवल जो बढ़ाया है और जो ये हाई टेक स्ट्रैटेजी को अपनाया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने म्यांमार में आग लगाया है, यानी कि जॉर्ज सोरोस एंड बैंक। ठीक है ना? अब ये एस्केलेशन यानी कि ये कहां तक ये जब पहुंचेगा, इसकी सीमा क्या है? तो मेरा अपना मानता है कि ये तब तक चलाने की इसको इसमें आग लगाने तेल डालने की कोशिश की जाएगी और तब तक आग लगाने की कोशिश जारी रहेगी जब तक कि भारत म्यांमार और बांग्लादेश से काट कर एक क्रिश्चियन कंट्री ना बन जाए। यानी कि मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न बांग्लादेश और ये आपका मिजोरम मणिपुर उधर नागालैंड उधर से एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल और म्यांमार का कुछ। तो वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की योजना कि जब तक ये उनका ऑब्जेक्टिव है और जब तक इसमें उनको कामयाबी नजर नहीं आती है, ये मुहिम इस तरह की ये जो आप मुहिम देख रहे हैं और ये जो हाई टेक स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं आप, ये जारी रहेगी। आग को में तेल ये डालते रहेंगे और इसी के बारे में शेख हसीना ने कहा, जो उन्होंने कहा कि इनका इरादा है एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का, कार्व आउट ए क्रिश्चियन कंट्री। जब कोई हेड ऑफ स्टेट किसी देश के सरकार की मुखिया, और वो भी ऐसा नहीं सीजन पॉलिटिशियन, कई सालों से
वो देश की प्रधानमंत्री थी, अपने पिताजी को भी देखा, बांग्लादेश को बनते देखा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो, और खास करके एक बे ऑफ बंगाल के लेके क्रिटिकल देश को का उन्होंने कार्यभार उन्होंने इतने साल संभाला। तो जितेंद्र जी, वो जब भी कोई ऐसी बात करती हैं तो हम भारतीय लोगों को उस पर यकीन करनी चाहिए, यकीन और सचेत होना चाहिए। और सचेत होना चाहिए, उसे बड़ी गंभीरता से हाँ। उसको लेना चाहिए। तो ये जो आग लगी हुई है मणिपुर में, जो आप देख रहे हैं, और उसके बाजू में म्यांमार में जो आग लगी हुई है, वो उस आग का एक कारण है, जो बताया मैंने कि एक क्रिश्चियन देश कार्व आउट करना। और क्यों कार्व आउट करना? ताकि वो बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स वो वो हासिल कर सके हम्म। वो। परमानेंट, हम्म। ठीक है ना, तो हासिल कर सके। हाँ। और उनको उसके अलावा जो चाइनीज थ्रस्ट जो है बे ऑफ बंगाल में, जो कि म्यांमार में उन्होंने एक चौकफ्यू पर अपना वो पोर्ट बनाया और वो पाइपलाइन वहां से ले गए बे ऑफ बंगाल में। तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चौकफ्यू है, ठीक है ना, और यहाँ से ये पाइपलाइन उधर जाती है यूनान की तरफ। हम्म। तो चौकफ्यू को बंद करने के लिए, उसको अ, जो पाइपलाइन है उसको रोकने के लिए, वो उसको डिसरप्ट करने के लिए, वो ये जो आग देख रहे हैं म्यांमार में, उस कारण से उन्होंने लगाई हुई है। अब आग लगाने वाले हैं, कुकीज है, रैकनीज है, तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं वहां पर जो कि इसको इनके ये तेल की, मतलब ये फ्यूल के तर्ज पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आप सोचते हैं कि पैसा कहां से आए? तो आजकल क्या है, पैसा कोई इनको बाहर से मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग है। ड्रग्स के थ्रू। ड्रग्स और चर्च चर्च जो है वहां पर, वो दोनों पूरक हैं एक दूसरे को। और ये तमाम जगहों पर देखा गया कि चर्च का पॉपी कल्टीवेशन में बहुत बड़ा हाथ आजकल है। वो झारखंड में भी देखा गया। और वो ऐसे ऐसे इलाके हैं, कोई आप घुस नहीं सकते उनके कुछ प्रेमिसेस में कि भाई क्या है। तो आप अगर रेड किया तो आपने कहा कि माइनॉरिटीज को हैरास कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है कि जो गोल्डन ट्रायंगल था, मैं गोल्डन ट्रायंगल में इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला एरिया गोल्डन ट्रायंगल, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, वहां पे जो है पॉपी पॉपी कल्टीवेशन में बहुत गिरावट आई, खास करके लाओस और थाईलैंड में। तो अब जो ड्रग का जो कॉरिडोर जो है, वो स्थापित हो गया है म्यांमार और मणिपुर के, म्यांमार और मणिपुर के बीच में। एक ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट है नॉर्वे की, उसके रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में ये जितने स्टेट्स हैं आपके, ये देखिए म्यांमार को ना एक इनर, ये म्यांमार है, और इसका जो इस तरफ ये चिंस है, फिर यहाँ पे ऊपर में कचिंस है, नीचे आया चांस है, फिर नीचे आया आप तो, मतलब मैं ईस्टर्न म्यांमार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें करेंट्स है, करीनी थी, ये सब पॉपी कल्टीवेशन में वहां पे ये लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं इसमें। और चिंस, जो एक कुकीज और चिंस है ना, वो भी बहुत उसमें है, मतलब म्यांमार का जो चिन स्टेट है, वो भी इसमें बहुत लिप्त है, ये पूरे ड्रग ड्रग ट्रेड में। तो एक जब पिछली बार जून जून में जब अमित शाह गए थे वहां पे मणिपुर, तो एक वहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंसर्जेंसी, ये थे अथुबा खुराजाइन उनका नाम था।
उन्होंने कहा था अमित शाह को कि देखिए सब कुछ नहीं है, पूरा मामला जो है ये नार्को टेररिज्म का, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये ड्रोन और ये दहशतगर्दी, सिविलियंस पे हमला, ये ये सारा कुछ इट इज नथिंग बट नार्को टेररिज्म। और टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिश्चियन कंट्री बनाना। क्रिश्चियन कंट्री क्यों बनाना? कि उनको परमानेंट यहाँ पर बेस पोर्ट चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है। चाइनीज को रोकना है, बेसिस बनाने हैं, ठीक है। और अब देखेंगे कि अब तो ये जो मोहम्मद यूनिस है, उसकी वो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो बिका हुआ आदमी है, ठीक है ना। और उसको इसीलिए बिठाया गया था। ये भी जो बांग्लादेश में हुआ, एक एक अजीबोगरीब तरह का कू हुआ। कू, मैं क्या कहूँ, कू बहुत तरीके से होते हैं। एक ये भी कू है कि आपने हटाया, आप अपने बंदे को, जो कि क्लिंटन फाउंडेशन, इसको पहले नोबेल प्राइज दिलवाया गया, फिर इसको क्लिंटन फाउंडेशन से इसके ताल्लुकात थे, फिर उसके द्वारा ये कू करवा के इसको बिठा दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ मनमोहन सिंह को बिठाया गया था, बिल्कुल सर। ठीक है। वो विदेशी महिला तो वो बीच में वो चाहती थी कि ये सरदार, जो सरदार जी छोड़े और मेरा बेटा है, मेरा बेटा बैठे। ठीक है। तो अमेरिका ने कहा कि ये करोगे तो देख ले फिर क्या होता है तुम्हारा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अ, मामला जो है ये इतना ज्यादा कुकी लोग पॉपी का कल्टीवेशन करने लगे, अफीम की खेती, कि उन्होंने सारी मतलब बड़ी भारी मात्रा में जंगलों को बर्बाद कर दिया। जो फॉरेस्ट कवर था वहां पर, बिल्कुल, ये तो पहाड़ों पे रहता है, वहां पे इन्होंने कवर कर दिया। और ये सब चर्च के है। ये पता नहीं जो चर्च का पादरी है, जो वो संडे जो भी इनका प्रेयर्स होता है, वो कुछ बोलता है अभी कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शायद ये मैंने पहले भी आपको कहा होगा कि मेरे एक मित्र थे, तो वो फॉइजॉल में एक असम राइफल्स की बटालियन कमांड कर रहे थे। तो वहां जो चर्च है ना जितेंद्र जी, मिजोरम में, वो इतना पावरफुल है कि उन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया। तो कई लोगों ने कहा उनको कि भाई यार ये मत करो, प्रोहिबिशन नहीं करो। अब पता नहीं क्यों प्रोहिबिशन किया, ड्रग कंजम्पशन को इनकरेज के लिए किया। नो नो, दीज आर, ये अब बाहर से आए हुए तत्व, कि नहीं ये लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, ये लिमिट नहीं जानते हैं, दारू क्या पीते हैं। अब लिमिट का मतलब ये है, और मैं आज से ये कम से कम 30 साल पहले की बात है। तो उस अफसर ने कहा मुझे कि सर मैं, वो कमांडिंग अफसर था, एक बार रात में ऐसे ही मैं, नहीं उस समय वो सीओ नहीं था, वो पोस्टेड था, तो बोला एक बार मैं ड्यूटी अफसर था, तो जो स्टेडियम था ना ऑइजॉल का, वो उनके नीचे आता था। तो स्टेडियम में देखा तो कहा कि वो कहीं से, स्टेडियम के अंदर से बहुत सारे लड़कियां जो हैं, वो इसमें नहीं, वो लड़कियों के गिगलिंग की आवाज आ रही थी अजीब टाइप की। तो कहा कि मैंने देखा कि जब मैंने ऐसे देखा, पीप किया, मैंने देखा ये हो क्या रहा है, तो ये बात क्या है, तो देखा कि ये सारी लड़कियों को उसने, मतलब वो एक साथ अपना वस्त्र वो उतारे हुए और एक लाइन में खड़ी थी, हाँ, अपना मतलब मुंह आगे करके, और एक बंदा एक इंजेक्शन लेके वो सब के पीछे में वो लगाता जा रहा है। तो ये सब उस स्टेट में हो रहा है जहाँ पे ये आखिर अगर चर्च जो है, हम कहते हैं ना कि चर्च में समाज सुधार होता है, चर्च में एजुकेशन होता है, चर्च में ये होता है, ये चर्च का आप एक रूप देख लो, असली रूप है यही है उनका, ठीक है। ये चर्च का रूप है। और बदनाम किया हुआ सनातन को। वरना अगर चर्च का अच्छा इन्फ्लुएंस होता तो ये आज हालत नहीं है।
कि गोल्डन ट्रायंगल शिफ्ट करके आ जाता है। हम्म। ठीक है। और पिछले 15 साल में मणिपुर में ये काफी बढ़ गया है। हाँ। और ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि आज वो मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा जितना कि भारत के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, उससे ज्यादा वो रीजनल ड्रग अपरेटस है, या रीजनल ड्रग जो अ, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना, उसके साथ वो ज्यादा इंटीग्रेटेड है। इट इज नॉट इंटीग्रेटेड टू इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ मणिपुर, बट इट इज इंटीग्रेटेड टू द ड्रग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यू कैन से ऑफ म्यांमार। ठीक है, या रीजनल रीजनल नेशनल सारे आ गए, ये गोल्डन ट्रायंगल वगैरह सभी आ गए इसमें। तो हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो वो सब कर रहे हैं, वो भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ही कर रहे हैं। वहां से ड्रग्स लाते हैं और इधर भारत में, हाँ, इंटीग्रेशन उनका यही है कि फिर वहां से इधर का सप्लाई काटने चलते हैं। और क्या है ना कि बहुत सारे जो आपको मालूम है कि वहाँ जो कुकीज का जो माइग्रेशन हुआ है म्यांमार से, वो कई वेव्स में आए। 50 के दशक में आए, 60 में आए। वो होता क्या कि जब भी वहाँ कोई प्रेशर पड़ता है इन पे, इधर आ गए। इधर आ जाते। तो 60 में आए, बड़ा उथल पुथल था पॉलिटिकल, तो वहां से भाग के आ गए। फिर ये 80 में जब ये स्लॉर्क रजीम आई वहां पे, बाद में एसपीडीसी जिसको बोलते थे, वो जब मिलिट्री junta ने टेक ओवर किया तब आए। फिर 1921 में फिर मिलिट्री junta ने टेक ओवर, या फिर वहां से आए। तो वेव्स में ये आते रहे हैं। ठीक है ना। और जहां तक ये डेमोग्राफी की बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए, करीब 36 लाख की पॉपुलेशन है वहां पे, 3.6 मिलियन की। माइटाइज जो है वो 53% है, लेकिन मैंने पहले कहा था आपको कि मणिपुर है, बीच में वैली है, चारों तरफ पहाड़ है। नॉर्थ में नागाज है, ठीक है ना, नागालैंड है, नागाज है। साउथ में, और इधर पूरे ये आपके कुकीज हैं, ठीक है ना, कुकीज हैं, चिंस हैं। तो और 400 किलोमीटर इनका बॉर्डर है म्यांमार के साथ। तो मैंने कहा आपको कि आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि 53% पॉपुलेशन जो है, जो माइटेज का है, वो केवल 10% एरिया में। अब है क्या कि कहीं पर सरकार ने एक वो निर्णय लिया कि भाई हमको भी, उनकी डिमांड थी माइटाइज की कि हमको एसटी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि वो जो कुकी हैं, वो माइटाई इलाके में घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, ये लोग नहीं। ये लोग नहीं खरीद सकते। अब ये जाए कहाँ से, दे आर ऑल बॉटल्ड अप। ठीक है। तो उसके खिलाफ भी ये कॉन्फ्लिक्ट चला। चर्च को भी अपना डिफरेंट थ्रेटन किया, रही है हिंदू आ जाएंगे या क्या होगा, है हमारा वर्चस्व क्या होगा, चर्च का, हमारा ओपीएम का क्या होगा। तो वहां से ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये, और इसने गति पकड़ी। ठीक है ना। और ये धीरे धीरे ये व्यापक होता गया। मेरा कहना ये है कि आप देखोगे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये रिजर्वेशन का मुद्दा आग लगाने के लिए कितना बड़ा ये एक हथियार। बिल्कुल सर, संविधान खतरे में है। सब जगह, बांग्लादेश में देखा हाँ, आपने, हाँ, यही हुआ। बिल्कुल। वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों का ये करना, ये सब ये सब जो है ये, इसको आप लिवरेजेस कहो, इसको आप हथियार कहो। ठीक है ना, कि भाई ये आप इसको लेके आप फॉल्ट लाइंस क्रिएट करते रहो आप। ठीक है, इसको वेक्टर्स कहो। हम्म। तो ये यहाँ पर भी ये जो इसका मामला जो है, ये रिजर्वेशन का, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब इससे कैसे निजात पाना है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। इस पर सोचना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन से देश की तरक्की होती है, बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल।
लेकिन जैसे यहाँ पर हुआ और बांग्लादेश में हुआ कि अगर उस तरह से अगर देश बर्बाद हो जाए तो देश ही नहीं रहेगा तो हम हमें नौकरी को कहाँ हम करेंगे, किस देश सही में बात है। नौकरी करेंगे, है ना बात। इस पर भी ध्यान देना चाहिए ये। तो और हिस्टोरिकली भी, ज्योग्राफिकली तो मैंने कह देना, इधर बीच में इम्फाल, ऊपर में नागाज, इस तरफ वेस्ट में ये, वेस्ट और साउथ में, और ईस्ट में कुकीज, ठीक है हम्म। ना, चारों तरफ से। और जितने ये जो कम्युनिकेशन है, जो रोड कम्युनिकेशन, वो सारे कन्वर्ज करते हैं आके इम्फाल में, लेकिन वो पहाड़ों से होके आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जोग्राफिकली आप देख रहे हो, रिलीजियस मजहब क्या है और धर्म के आधार पर दोनों बटे हुए हैं, भूगोल के आधार पर बटे हैं और इतिहास के आधार पर भी बटे हैं। ये कुकी जो है ये 19वीं शताब्दी में आए हैं भारत में, और जो नागा जो है और मणिपुरी जो है वो वो पता नहीं, वो महाभारत के टाइम से, महाभारत में नागालैंड का भी वर्णन है, महाभारत में मणिपुर का भी हम्म। वर्णन है। अर्जुन की एक जो वो थी वो मणिपुर की भी, हाँ ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सर। ये लोग 19th सेंचुरी में उधर से धीरे 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 धीरे, तो इतिहास, भूगोल, मजहब के नाम पर ये बिल्कुल, मतलब ये अलग 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 लोग हैं, ठीक है। और ये जो कुकी चिन्स और चिन्स, या ये जो ट्राइब्स जो हैं, ये मिजोरम में भी है, चिन स्टेट में भी है, और चिन स्टेट म्यांमार में वहाँ भी है, और ये आपके मिजोरम में भी है, ठीक है, मणिपुर में तो है ही है। और जब वहाँ पे अभी कार्रवाई चल रही है, जब हुंटा की कार्रवाई, इन्होंने काफी हमले किए, इन्होंने काफी हमले किए हैं इस पे, हुंटा पे। और जब उनकी उल्टी कार्रवाई हुई है तो कई तो मिजोरम में, इंडिया में आए हैं, तो और मिजोरम में इनको शेल्टर भी दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर है उसने खुल के चुनौती दे दी सरकार को कि हम तो भैया इनको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे भाई लोग। और ये उधर कुछ लोग बांग्लादेश भी गए हैं। तो ये, जब मैं ये चिन स्टेट की बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ, म्यांमार के नॉर्थ में। हाँ, ये नॉर्थ से नीचे इधर बिल्कुल, ये मणिपुर मिजोरम के साथ लगा हुआ। तो पहले भी जो मैंने कहा कि इनके वेव्स आते रहे हैं चिंग्स के, वो आपने, आपके दर्शन हुए काफी वहां पे थे, जनकपुरी में जहां आप बिल्कुल पहले सर। काम करते थे, हाँ। वो सब वही वो चिंग्स थे, बर्मा से आए हुए चिंग्स, ठीक है ना। कई जॉर्ज फर्नांडिस के घर में भी रहते थे, ठीक है। तो नहीं, ये हकीकत है, हाँ ही वॉज वेरी ओपन अबाउट इट। तो जितेंद्र जी, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये संस्कृतियों का टकराव है, क्या ये संस्कृतियों का युद्ध है, बिल्कुल सर, नजर तो यही आ रहा है। और जो मजहबी या जो रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स, वो दिन पर दिन वो खाई चौड़ी होते जा रही है, उसको चौड़ा किया जा रहा है बाहरी ताकतों के द्वारा। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स का जो डीपनिंग और चौड़ीकरण जो है, इसकी आग भारत के अंदर भी पहुंच चुकी है। और देखिए अभी इसी दौरान जब ये सब हमले हो रहे थे, तो रशिया में भी हमला हुआ, 158 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, कुछ यूक्रेन ने भी। तो उनके पास तो चलिए एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब ये है। और वहां भी हमने कई रूप देखे वेस्ट एशिया में, और यहाँ पे ड्रोन वॉरफेयर का हर एक लेवल पर देखा। ये लेवल मेरे अपने अनुमान के अनुसार जो मणिपुर में आप देखा, ये भी बढ़ता जाए। अब जब ये ड्रोन का खतरा है, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी है। वो तो सर हाँ, स्मगलिंग हो रही हाँ, थी, चलो अफीम आ रही थी। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो उधर से स्मगलिंग हो रही है,
इधर से इसका हथियार ड्रोन्स का वेपनाइजेशन हो रहा है। तो ये और कितना इसका मतलब ये एस्केलेशन होगा और किस हद तक जाएगा, ये एक बहुत चिंता की बात है। और वहाँ के जो डीजीपी हैं राजीव सिंह, मणिपुर के, उन्होंने लोगों को अलर्ट किया, कहा आप विजिलेंट है। क्या विजिलेंट रख के क्या कर लेंगे वो? छोटा सा ड्रोन ऊपर से नहीं आ नहीं रहा नहीं, है। वो क्या क्या विजिलेंट करेगा? आप लोग अलर्ट रहिए, आप लोग विजिलेंट रहिए, हम कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है सर। मैं फिर से कहता हूं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, ये थर्ड फ्रंट का मामला है। और हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स जो हैं, जो, और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी भी, जब हम फ्रंट की बात करते हैं, इट्स अ फ्रंट, उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब जो आपको हदें दी जाती हैं कि इस हद में आपको ऑपरेशन करना, वो अलग होते हैं। क्या हमने वो पैरामीटर्स डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर हमने कारगिल का युद्ध नहीं लड़ा? तो यहां पैरामीटर्स अलग है। इसको युद्ध स्तर पे आपको लेना होगा। फॉर गॉड सेक, आप सीआरपीएफ को जो चुनाव करवा रहा था उसको आप वहां भेज दें तुरंत, ठीक है ना? वो जो लड़के जो हैं, जो ये जितने ये कुकी मिलिटेंट्स हैं या बाकी मिलिटेंट्स हैं, उसके ये छोकरे हैं, 15 साल 16 साल। आप उसको सीआरपीएफ के 45 साल के जवान से अगर आप उसको मतलब ये करो, तो आप क्या उम्मीद करते हो? तो इसलिए हम जब भी मैं थर्ड फ्रंट की बात करता हूं, ये भी एक युद्ध है भाई। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने टैंक लगाऊंगा, फिर मैं अपने मिसाइल लगाऊंगा, फिर जब सब लग जाएगा तब मैं युद्ध डिक्लेयर करूंगा। तुम भी तोपों के साथ लड़ोगे, टैंकों के साथ लड़ोगे, इन्फेंट्री के साथ लड़ोगे, हम एयर सपोर्ट होगा इत्यादि। आप ये तो डिक्टेट कर नहीं सकते। दूसरा कहते हैं कि तुम लगाओ, हम लड़ेंगे नहीं तुमसे, हम तुमको पीछे में अपने हमारे जिहादी बैठे हुए, हम उनसे तुम्हारे पीछे हमले करवाते रहेंगे, हम क्यों लड़े तुम्हारे साथ? और तुमने ज्यादा अगर वो दिखाई तो मैं अंकल सैम से मैं कह दूंगा कि देखो ये तो ये एग्रेसर है, ये हमारा जमीन कब्जा करना चाहते हैं। यूएन में फिर कुछ होगा तो आपके जितने टैंक है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये भी एक युद्ध पद्धति है, इसको एक थर्ड फ्रंट का आपको हिस्सा मानना पड़ेगा। और ये बहुत, वो जो आर के इमो सिंह ने जो बात उठाई है, ये बहुत चिंताजनक है कि 80,000 आपके, उनके अनुसार जो 80,000 वहां पे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग हैं, और वो मूक दर्शक मन के देखते रहे। और अभी भी आगे क्या होगा, कल को क्या होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं कि ये एक बहुत ही एक अभूतपूर्व ये एक डेवलपमेंट है जिसका देश की सुरक्षा पर व्यापक इसका असर होगा। और इसकी गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए, लोग समझे, सरकार समझे। यश सिंह साहब ने काफी अच्छी तरह से ड्रोन थ्रेट के बारे में समझाया है। कुकरी और मैथीज का और क्रिश्चियंस का भी एंगल बताया है कि क्यों वहां पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू।